दोस्तों, दिल्ली भारत का दिल है जहां लोग सपने लेकर आते हैं। 24 आवर बिजी रहने वाला शहर है दिल्ली। लेकिन दोस्तों, 10 नवंबर रात को एक ऐसी आवाज सुनाई दी जिसने हर दिल को तोड़कर रख दिया, हर दिल को हिलाकर रख दिया। दोस्तों, 10 नवंबर को जो हुआ सिर्फ एक ब्लास्ट नहीं था, वो एक आईना था सिस्टम के लिए। एक बार फिर हमारा सिस्टम, पुलिस और इंटेलिजेंस फेल हो गई टेररिज्म को रोकने में, और राजनीतिक बयान तैयार है बस ये बोलने के लिए जांच अभी चल रही है। लेकिन सवाल ये है दोस्तों, आखिर ये सब कब तक होता रहेगा? आज हम बात करेंगे दिल्ली ब्लास्ट के पीछे सच के बारे में, और आज तक हमारे देश में होते आए टेररिज्म के पैटर्न के बारे में। आखिर क्यों हमारी सिस्टम, हमारी गवर्नमेंट इसको रोक नहीं पा रही है? कैसे सरकारी सिस्टम ने देश को एक टिकिंग टाइम बॉम्ब बनाकर रख दिया है? दोस्तों, दिल्ली के रेड फोर्ट के पास 10 नवंबर शाम को करीब 6:47 पर एक बहुत बड़ा धमाका हुआ। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक करीब 12 से 13 लोग ने अपनी जान गंवाई और 20 से 30 लोगों का इलाज अभी भी चल रहा है। दोस्तों, ये इंसिडेंट दिल्ली के रेड फोर्ट के 500 मीटर के करीब मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 1 के पास एक I-20 कार में धमाका हुआ। वो कार एक ट्रैफिक लाइट के पास रुकी और बस 15 सेकंड में धमाका हो गया। और धमाका इतना जोर का था कि आसपास के 2 किलोमीटर के इलाके तक लोग हिल गए। धमाके के बाद आग फैलने से कम 4 से 6 गाड़ियां जलकर राख हो गई। आसपास के दुकानों, स्टॉलों को भी नुकसान पहुंचा। दोस्तों, घटना के बाद इलाके को सील कर दिया गया। पास के मेट्रो स्टेशन और सड़कों पर ट्रैफिक रोक दिया गया। दोस्तों, जांच में पाया गया कि घटना वाली गाड़ी एक सफेद I-20 थी जिसकी नंबर प्लेट HR26CE7674 थी और ये हरियाणा की बताई गई। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार यह गाड़ी 10 नवंबर 2025 की सुबह हरियाणा NCR क्षेत्र में दिल्ली के पुराने इलाके की ओर बढ़ी थी और शाम को लाल किले के पास सिग्नल पर रुकने के बाद ये धमाका हुआ। दोस्तों, कार के मालिक और ट्रांसफर ट्रेल में कई नाम सामने आ रहे हैं। शुरुआत में गाड़ी 2014 में गुरुग्राम हरियाणा के मोहम्मद सलमान नामक व्यक्ति के नाम पर रजिस्टर हुई थी। उसके बाद इसे बेचा गया, फिर आगे बेचा गया। रिपोर्ट के मुताबिक ये किसी देवेंद्र नामक व्यक्ति के नाम पर ट्रांसफर हुआ था। दोस्तों, फिर रिपोर्ट्स कहती है कि गाड़ी को 29 अक्टूबर 2025 को पुलवामा निवासी अमीर राशिद नामक एक व्यक्ति ने खरीदा था OLX के माध्यम से। पर दोस्तों, ध्यान देने की बात यह है कि एक रिपोर्ट में कहा गया कि अमीर उसी कॉलेज में पढ़ता था जिसमें उमर उन नबी पढ़ता था, जो कि पुलवामा हमले में लिंक पाया गया था। और विस्फोट में भी उपयोग की गई गाड़ी हुंडई I-20 का मालिक वही डॉक्टर उमर उन नबी है। रिपोर्ट्स में कहा गया कि गाड़ी पहले सुनहरी मस्जिद पार्किंग लॉट के पास कुछ घंटे के लिए खड़ी थी और इसी बीच समय मिला था कि सारा प्लान इम्प्लीमेंट कैसे करना है। दोस्तों, CCTV फुटेज में दिखा कार में 3 लोग थे और पार्किंग लॉट में कुछ समय के लिए रुकी थी वो कार। फिर सिग्नल पर धीमी गति से आई और धमाका हो गया। पुलिस ने इस मामले को टेरर इंसिडेंट का नाम दिया है, यानी जांच अब नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के पास है। रिपोर्ट्स के अनुसार साहिल सैयद नामक एक डॉक्टर को हिरासत में लिया गया है, जिसे एक व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल से जोड़ा जा रहा है। दोस्तों, वही इस मामले को जैश-ई-मोहम्मद जैसी आतंकी संस्था से भी जोड़ा जा रहा है। दोस्तों, रिपोर्ट्स कह रही है कि कार विस्फोट के पीछे एक नेटवर्क था जो कि पाकिस्तान से जुड़ा हो सकता है। ब्लास्ट का टारगेट था एक भीड़ भाड़ एरिया जहां आम लोग खाना खाने फैमिली के साथ रेस्टोरेंट में जाते हैं, शॉपिंग करते हैं, मॉल्स घूमते हैं। दोस्तों, ये कोई आम धमाका नहीं है। इतनी सिक्योरिटी होने के बावजूद दिल्ली लाल किले के पास पहुंचकर धमाका करना बताता है कि इसका लिंक बहुत ही गहरा है। इनिशियल रिपोर्ट में बताया गया कि यह ब्लास्ट अमोनियम नाइट्रेट से हुआ है। दोस्तों, ये वही केमिकल है जो पहले भी 2011 दिल्ली हाईकोर्ट ब्लास्ट में इस्तेमाल हो चुका है। पुलिस ने 5 जगह से एविडेंस इकट्ठा किए हैं, लेकिन पैटर्न वही पुराना है। टेररिस्ट बदलते हैं पर सिस्टम नहीं बदलती है। दोस्तों, भारत में 1993 से लेकर अब तक लगभग 350 से ज्यादा बम धमाके हो चुके हैं, जिनमें मुंबई, दिल्ली, जयपुर, पटना, पुणे, हैदराबाद, अमृतसर, कोई शहर नहीं बचा है। दोस्तों, हर बार NIA, ATS इंटेलिजेंस एजेंसीज एक जैसी बयान देती है, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। लेकिन सोचिए दोस्तों, इतने साल में हमने क्या सीखा? क्या हमारी इंटेलिजेंस टीम में कमी है या हमारे देश के पॉलिटिशियन में कमी है? क्यों हर बार एक ही जैसा धमाका रिपीट होता है और भुगतती है आम जनता? दोस्तों, जब तक टेररिज्म को पॉलिटिकल के एंगल से देखा जाएगा तब तक इनोसेंट लोग मरते रहेंगे। दोस्तों, भारत में नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड यानी NAT ग्रिड प्रोजेक्ट 2010 में शुरू हुआ था, पर अभी तक फुल्ली फंक्शनल नहीं हुआ। और यहाँ तक पुलिस रिफॉर्म की बात हर सरकार करती है, पर ग्राउंड पर कुछ भी नहीं बदलता। हर सरकार के मैनिफेस्टो में नेशनल सिक्योरिटी लिखा होता है, पर रियल में क्या होता है? दोस्तों, कई बार तो यहाँ तक CCTV सिस्टम काम नहीं करता है, कहीं पर तो फॉरेंसिक लैब रिपोर्ट आने में 6 से 8 महीना लग जाती है, और तो टेरर फंडिंग ट्रेस करने के लिए एक भी सेंट्रलाइज्ड डाटा नहीं होता है।
दोस्तों सबसे खतरनाक बम तो सिस्टम के अंदर है। हर ब्लास्ट के बाद टीवी चैनल पर ब्लेम गेम्स चालू हो जाता है। लेकिन सच यह है कि कोई भी सरकार हो, पॉलिसी वही है, बस रिएक्शन देती है। मतलब हर बार देश में कोई घटना हो जाने के बाद पॉलिटिशियन आते हैं, संवेदना देते हैं और बस भूल जाते हैं। कोई भी सरकार आतंकवाद खत्म करने के लिए काम नहीं करती है। जब तक हमारे लीडर सिक्योरिटी को PR स्टंट समझते रहेंगे, देश में ब्लास्ट होते रहेंगे दोस्तों। और सबसे बड़ी बात, टेररिज्म सिर्फ गन से नहीं होता है, इग्नोरेंस से भी होता है। हर ब्लास्ट के बाद एक ही सीन रिपीट होता है। कोई मार हो रही होती है, कोई अस्पताल के बाहर अपने बच्चे का नाम लिस्ट में ढूंढ रहा होता है, मीडिया TRP कमा रही होती है और नेता फोटो खिंचवा रहे होते हैं। दोस्तों भारत में एक सिटीजन की जान की वैल्यू क्या है? एक प्रेस कॉन्फ्रेंस और 2 लाख रुपए का चेक। यही हमारा सिस्टम है दोस्तों सच तो यह है कि जब तक हम रिफॉर्म नहीं लाते कुछ नहीं बदलेगा। और रिफॉर्म्स में पुलिस रिफॉर्म्स मैंडेटरी होनी चाहिए, नेशनल एंटी टेरर कमांड बननी चाहिए। जैसे USA में होमलैंड सिक्योरिटी है, टेक्नोलॉजी और अकाउंटेबिलिटी दोनों लगनी चाहिए। और सबसे जरूरी बात, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस खत्म होनी चाहिए किसी भी स्तर के सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के ऊपर से। दोस्तों देश तब तक सेफ नहीं होगा जब तक सिस्टम वोट बैंक के लिए सिक्योरिटी को इग्नोर करती रहेगी। दोस्तों ये वीडियो किसी पार्टी के खिलाफ नहीं है, ये सिस्टम के खिलाफ है। देश तब बदलेगा जब लोग सवाल पूछना शुरू करेंगे। अगर आपको लगता है कि 10 नवंबर का ब्लास्ट लास्ट ब्लास्ट था तो गलत है आप। जब तक हमारे देश के पॉलिटिशियन देश को अंदर से तोड़ना बंद नहीं करेंगे और जब तक बाहरी आतंकियों को सजा नहीं मिलेगी, इस देश में ब्लास्ट होते रहेंगे और हम कभी सुरक्षित नहीं रहेंगे।